नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो नवी मुंबई के एक लीडिंग पॉलिटिशियन हैं जो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। फॉर्मर सिडको के डायरेक्टर रहे हैं, माजी विरोधी पक्ष नेता भी हैं और आजकल सुर्खियों में बने हैं क्योंकि इन्होंने स्टेट की रूलिंग पार्टी छोड़कर उनके मित्र पार्टी में, अलायंस पार्टी में ज्वाइन कर लिया है और इसे काफ़ी सुर्खियों में बने हैं क्योंकि अक्सर ये देखा नहीं जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी के नए स्टेट वाइस प्रेसिडेंट नामदेव भगत साहब का। भगत साहब, बहुत बहुत स्वागत है खास मेहमान में। धन्यवाद। भगत साहब, जैसे मैंने कहा कि सुर्खियों में बने हैं कि अक्सर हम आजकल सुन रहे हैं बीजेपी से बहुत लोग राष्ट्रवादी में आ रहे हैं, शिवसेना में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो शिवसेना से राष्ट्रवादी में अचानक। आप सोचना चाहिए कि जो जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है वो पार्टी से मैं आके उप मुख्यमंत्री जो पार्टी का है उसमें आ गया है। इसका मतलब आप खुद ही सोचना चाहिए कि मैं क्यों आया। जिधर सम्मान मिलता है अपने को, मैं 6 साल 6.5 साल वो पार्टी में थे। मैं किसी का तकरार नहीं कर रहा हूँ और किसी से नफरत भी नहीं कर रहा और किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं कांग्रेस पार्टी में जो वजह थी मुझे उधर से निकलने की, वहाँ कुछ लोग पार्टी मुझे कुछ दिया तो ये लोग उसको छीनने की कोशिश करती थी और बदमाशी करके मुझे नाराज़ करती थी। पार्टी ने मुझे एमएलए के एक बार टिकट दिया, पार्टी बचाने के लिए हमने सब छोड़ के अपक्ष चुनाव लड़ा, मेयर का मुझे कैंडिडेट बनाया, फिर मुझे हार का सामना करना पड़ा और हमारा पार्टी का उपमहापौर बन गया। तो भी हम चुप बैठे, लेकिन मुझे जो वक्त मिला 2-4 घंटे का, उसमें मैंने शिक्षण मंडल सभापति कांग्रेस का बनवाया, जबकि 16 नगर सेवक थे। 66 नगर सेवक में 16 नगर सेवक होने के बावजूद भी हमने कांग्रेस का शिक्षण मंडल सभापति बनाया, उप सभापति बनाया, फिर आरोग्य समिति सभापति भी मैंने दीपक पाटिल को बनाया। तो ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन यही कुछ लोगों को पसंद नहीं था। सिर्फ नामदेव भगत हारना चाहिए, वो कोई काम लेता है। मतलब देखो, अपन खेत है, खेत में अनाज बोते, ये लोग पंची छोड़ते थे और पूछते थे किधर है अनाज, बोया था, निकला नहीं, कैसे निकलेगा बताओ। तो इसीलिए मैं वो कंटाल के शिवसेना में आए थे। शिवसेना में मुझे जैसा लगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, या मुझे कोई जो इतना पोस्ट पे बड़ा पोस्ट में कांग्रेस में रह चुका हो, गणेश नायक साहब के विरोध में पार्टी में कांग्रेस का नगर आमदार करके चुनाव लड़ा है, विरोधी पक्ष नेता, सिडको डायरेक्टर, डीपीटीसी मेंबर और महाराष्ट्र प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी, नवी मुंबई का अध्यक्ष, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, ऐसे बहुत पोस्ट मेरे पास होने के बावजूद भी 6.5 महीना कुछ लोगों ने इंतजाम किया कि नामदेव भगत के हाथ में माइक नहीं मिलना चाहिए। सब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और ये जो आप पॉइंट बोल रहे हैं कि माइक नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बोल रहे हैं कांग्रेस के तो हम और बात करेंगे क्योंकि आप वापस कांग्रेस में जाने की भी बात चल रही थी, लेकिन शिवसेना में आने के बाद ऐसा लगा कि आपको एकदम साइडलाइन कर दिया गया। आपको क्या लग रहा है कारण? क्योंकि आपके जैसा एक्सपीरियंस है, हाउस में आप बहुत इश्यूज उठाते हैं, बोलते हैं, लेकिन पब्लिक मीटिंग्स जो होती थी, शिवसेना के प्रोग्राम्स होते थे, उसमें आप कहीं खास कुछ नज़र नहीं आते थे। क्या कारण? क्या शिवसेना में बहुत ज़्यादा नेता ऑलरेडी थे, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई? शिवसेना में जो जुना पार्टी, उनका पार्टी, जुने लोग थे वो तो मुझसे सीनियर थे, मतलब पार्टी में, लेकिन एक्सपीरियंस से मैं कुछ लोग छोड़ा। विठल मोरे साहब है या विजय चौगले साहब है या और कोई जो हमारे बड़े बड़े लीडर है, तो उनसे तो मैं छोटा था, लेकिन कुछ लोगों से तो मैं एक्सपीरियंस में तो बड़ा था। तो फिर क्या कारण है? कारण ऐसा ही है ना, मैंने बताया ना कि जो टीम में मजबूत रहता है उसको थोड़ा सा मौका नहीं दिया जाता है। कि मुझे मौका दिया जाता तो मैं थोड़ा सा लोगों को पता चलता था, वैसा तो मैं फेमस था, लेकिन कुछ लोगों ने मेरा डीपीटीसी मीटिंग में मुझे सुना था कि मैं, हमारा पालक मंत्री जी, उनका मैं आदर करता हूँ, लेकिन मैं उनको विरोध में सबके सामने बात करता था। ये कुछ लोगों को नहीं जमता था और मुझे लगता है कि कोई पार्टी में अपन है, 6 साल उन्होंने हमें संभाला, भले साइड में करके रखा था। मुझे पार्टी में कभी प्रोग्राम में ऊपर जाने के बाद कुछ लोग मुझे बुलाते थे कि भाई नामदेव भगत को स्टेज पे बुलाओ, तो मेरा हर टाइम में इंसल्ट होता था। स्वाभिमान, मतलब मुझे स्वाभिमान बहुत प्यारा है। देखो, मुझे पोस्ट कोई मिला, पोस्ट नहीं मिला, मैंने बहुत बार सीनियर लीडर से बात की। मैं नुवाम्बे में मुझे कोई पोस्ट नहीं देते तो उरण है,
पनवेल है या कल्याण है, डोंबुले है, मीरा भाईंदर है, वसई विरार है, या जिधर कोई शिवसेना का कुछ काम नहीं वहाँ हमें भेजो। लेकिन नहीं होता था। अभी उनकी पार्टी है, मैं नया गया था तो हम वो घर के बाहर जो रहता ना उधर खड़ा था, उधर रखा था, तो मैं खुश था। भगत साहब, जब आपने शिवसेना ज्वाइन किया था, मुझे याद है आपने बताया था कि उद्धव जी से भी जब मीटिंग हुई थी आपने कहा था कि मुझे कुछ पद नहीं चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए। आपको लगता है ये गलती थी कि उस टाइम पे आपको बोलना चाहिए था कि भाई कुछ आपको करना पड़ेगा? अपन देखो, अपने को स्वार्थ रहता है तो अपन करार करते हैं कि मुझे ये देंगे तो मैं आऊँगा। मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैं इनसे कंटाल गया था, इनसे, पार्टी से नहीं। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उनके लीडर बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उन लोग ने मुझे इतना दिया है, तो पार्टी के बारे में मुझे कुछ शिकायत नहीं। लेकिन जो पार्टी के बारे में मेरा दिल में प्यार है, उनका ये मर्डर करते, बलात्कार करते, लफड़े करते, चीटिंग करते, चैटिंग करते और सेटिंग करते, तो मुझे वो देखा नहीं जाता था। तो मैं सोचा भाई कांग्रेस पार्टी, ये मेरे वजह से कांग्रेस पार्टी को ये लोग तकलीफ देते, मैं जाने से ये तकलीफ कम हो जाएगी, इसीलिए मैं शिवसेना में गया। चलो भाई, आप हमारा जो बिल्डिंग है कांग्रेस की उसको बड़ा करे, अच्छे रखे। शिवसेना में जो एक बार और पूछना चाहूँगा कि कहाँ पे आपको लगता है गड़बड़ी हुई? देखिए कैसा है, हम लोग तो नया गया है, हमारा अधिकार भी नहीं था और हक भी नहीं था। लेकिन 6 साल वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। शुरू में तो मैं बिल्कुल चुप रहा और लास्ट तक मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मुझे जब घुटन से महसूस हुई कि मुझे लगता है कि भाई या हमारा कुछ आगे कुछ होने वाला नहीं है, या मुझे होने वाला नहीं मतलब इसका मुझे कुछ मिलना ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा जैसा मतलब अपन क्रेशर मशीन, आप एग्जाम्पल बताए, क्रेशर मशीन में 50 गाड़ी पीसने का ताकत है और उसमें कुछ भी नहीं डालेगा तो वो मशीन का क्या होगा। और जो हमने देखा था कि चाहे कोविड के टाइम पे जिस तरह से आपने काम किया, लाखों लोगों को खाना खिलाया, किचन पूरा चला रहे थे आप अग्रिकोली जो प्रोग्राम हर साल अटेंड करते उसमें आपके शिवसेना के सब बड़े लीडर्स आ रहे थे, तो आपकी तरफ से तो काम दिखाई दे रहा था इस तरह के, लेकिन वो रिकग्निशन नहीं मिला। हाँ, तो वही तो बोलता ना आपको कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जिंदाबाद करने वाले लोग पसंद रहते हैं, कुछ लोगों को भाई ये कुछ नहीं करेगा चलेगा लेकिन हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को लगता है। मेरी हिम्मत है, काम करने की ताकत है और मुझे सच्चाई है। आप ये पीछे आप देखेंगे तो इतनी बड़ी स्कूल जो 10वीं फेल आदमी हो, जो 10 तक नहीं पढ़ पाया, लेकिन इतनी 1 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग बनाते हैं 1 रुपया लोन नहीं लेके, तो ये सब चीज़ मेरे को पीछे रखने का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शिवसेना में मैं 6 साल रहा, मुझे क्यों नहीं वो लोग ने उतारा। चलिए, शिवसेना में तो समझ में नहीं आया। जब आप की बात आई कि आप शिवसेना छोड़ रहे हैं और फिर ये बात हुई कि आप कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं एक तरह से, और नाना पटोले साहब से भी आपकी मीटिंग हुई, हालांकि खबर ये भी आ गई थी कि आपने ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस, फिर वहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई कि आपको फिर कांग्रेस में नहीं जा पाए? आप जानते हैं मेरा गुरु कांग्रेस में विलासराव देशमुख साहब, इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था और बहुत महाराष्ट्र कुछ अलग दिखता था, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। आप मैं अभी कभी अपना भगवान के घर में जाना है, आने का तो अपने को पता चलता है, लेकिन जाने का टिकट अपना जेब में रहता है, अपने को पता नहीं चलता है। लेकिन उन्होंने हमको बहुत अच्छा जो सीख दिया है, तो वो हिसाब से हमने यहाँ सोचा ऐसा, भाई मुझे शिवसेना छोड़ने का तो मैं 6 महीने से बात दिमाग में लगी थी। मैंने विट्ठल मौर्य साहब को बताया था, मैंने नाटा साहब को बताया था, शिंदे साहब को भी मैं 3-4 बार मिला था, राजन विचारे साहब को मिलने के लिए टाइम भी लिया था। लेकिन अचानक मैं मंत्रालय में कुछ काम से गया था, सामने मुझे बंगला दिखा नाना पटोले का, जबकि वो अध्यक्ष थे विधानसभा के, तो मैं उनको जस्ट बोला चलो अपन मिल के आते हैं। तो विलासराव देशमुख साहब के सामने साथ में मैं काम करता तो वो भी उनका चाहने वाला था, तो मुझे ऐसा लगा उनको मिलने के बाद उन्होंने बोला कि तुम यार मैं इधर हूँ, तुम उधर क्या कर रहे, आ जाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस से शिवसेना और शिवसेना से कांग्रेस में गया तो जरा मैंने जो गलती किया था वो सुधर जाएगी। मैंने गया, मुझे उन्होंने सम्मान किया, मुझे स्वागत किया,
मेरे गले में दुपट्टा जो पार्टी का रहता है वो डाल दिया। मैंने सोचा कि भाई चलो अपन ये लोग ने अपना स्वागत किया है, लेकिन हमने प्रवेश नहीं किया था। हमने प्रवेश 1 तारीख को करना था, महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के दिन। उसके पहला वो फोटो जो निकाला था वो वायरल हो गया। कोई पत्रकार ने मुझे पूछा नहीं, किसी लीडर ने पूछा नहीं कि भाई तुमने प्रवेश किया कि नहीं किया, लेकिन उन्होंने पेपर में छाप दिया। अभी कौन किसका हाथ पकड़ सकते हैं अपन। तो उन्होंने छापा, तो 1 तारीख को मैं जाने वाला था। उतने में वापस जो छुपी हुई हमारे मेरे दोस्त मित्र चाहने वाले वो सब उभर के आए। बल्कि वो मैं 6 साल छोड़ा है तभी कांग्रेस का कुछ दिखता नहीं था, उभर के आया। भगवान उसको सुखी रहे तीनों को, हमें उसमें कुछ जाना नहीं। फिर उन्होंने मेरे बारे में कुछ आगे पीछे कुछ मेरे ऊपर ब्लेम हुआ था, वो एक्चुअली गलत था। हमने कुछ नहीं किया, मैं आपको बोलता हूँ। कोर्ट उसका न्यायालय में केस चल रहा है, वो पानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सब चीज़ मुझे लगा कि भाई मैं पार्टी में अच्छा करने के लिए आया है, वापस मुझे कुछ पोस्ट देंगे, ये लोग विरोध करेंगे। और नाना पटोले साहब ने मुझे बोला मुझे रिजल्ट चाहिए। अभी मैं कैसा रिजल्ट दे सकता हूँ? ये लोग बोलता है ना, ये दोस्त रहेंगे तो दुश्मन साथ में पालने की जरूरत नहीं रहती। कांग्रेस में आने की बात चल रही थी, तो ये बात भी चल रही थी कि अनिल कौशिक को रिसेंटली अध्यक्ष बनाया गया है और अब आप अध्यक्ष बन जाएंगे, उनकी कुर्सी थोड़ा डगमगा जाएगी। देखिए, नाना पटोले के पहले कौन थे? बाला साहब थोरात। बाला साहब थोरात के पहले कौन थे? अशोक चव्हाण साहब। अशोक चव्हाण साहब के पहले कौन थे? माणिकराव ठाकरे साहब। कोई भी पोस्ट हो, नामदेव भगत विरोधी पक्ष नेता, उसके बाद कोई दूसरा बना, फिर तीसरा बना, चौथा बना, बन जाते हैं। पार्टी कोई पोस्ट है ना, अपन हमेशा नहीं रख सकते। अभी पार्टी को कोई पोस्ट चेंज करना है, उसमें मेरा क्या गलती है? तो आप एक थ्रेड बन गए थे। हाँ, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट अनिल कौशिक साहब हमारे दोस्त हैं, उसके सब चीज़ मुझे पता है, वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। वो उन्होंने उसका पोस्ट बचाने के लिए नाना पटोले के पास या दिल्ली में जो वो अच्छे है करके वो ये पोस्ट पे बनकर रहना चाहिए, तो उन्होंने उनका अधिकार है ना, वो वापरना चाहिए था। मेरा बदनामी करके मेरा गलती जो गलत मेरे ऊपर ब्लेम लगा है वो आगे करके अपने को अच्छा साबित नहीं कर सकते अपन, तो इसीलिए ये सब चीज़ हुआ है। तो भगत साहब, कांग्रेस में फिर आपने डिसाइड किया कि आप नहीं जा रहे, फिर राष्ट्रवादी क्यों? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस में मुझे जाना था, राष्ट्रवादी उसे सिस्टर है। कांग्रेस में जो लोग हैं, अभी राष्ट्रवादी में जो लोग हैं, वो सब कांग्रेस का पार्ट है। तो हमने एक दूसरे को मालूम है कि अजीत पवार साहब, शरद पवार साहब, अपने हमारे पार्टी के जयंत पाटिल साहब है, या जितेंद्र आव्हाड साहब है, तटकरे साहब है, ये सब लोग मुझे जानते हैं, उनको पता है, मैं पता हूँ, मुझे वो लोग पता है। तो मैं सोचा चलो कुछ इधर उधर जाने से, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी का नाम ही हमने लेते हैं, उनका वो अलग बात है। खोटं बोला रेटून बोला ते आपल्याला जमत नाही, हमको बिल्कुल पसंद नहीं, झूठ बात नहीं, सच बात करना है। तो मुझे लगा ये चीज़ वहाँ जाना था, यहाँ आ गया। और मुझे मेरा पहला इन लोग से सबसे मुलाकात रहती थी। आज पृथ्वीराज चौहान साहब हो, अशोक चौहान साहब हो, माणिकराव ठाकरे साहब हो, जितने लोगों का नाम ले, नितिन राउत है, ऐसे बहुत वट्टीवार है, ऐसे बहुत सारे लोग जो हमें जानते हैं, थोरात साहब हो, ये सब जानते हैं। वैसे ही इधर के लोग मुझे जानते हैं। तो मैं सबके शिवसेना में होने के बावजूद भी मेरा इंटरनल रिलेशन जो बोलता ना अपन, घरगुती रिलेशन जो रहता है, फैमिली रिलेशन, वो उनके सबके साथ में था। और मैं क्या है वो लोगों को पता है। जैसा मैंने बताया कि मैं स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सीबीएसई बोर्ड चालू किया, मैंने पत्र संस्था चालू किया, उसके लिए प्लॉट लिया, स्कूल के लिए प्लॉट लिया, फिर मैंने जिम के लिए एक प्लॉट लिया, फिर मैंने अभी एकीरा खंडोबा के लिए प्लॉट लिया है 2000 चौरस मीटर का, 2000 फुट का उधर मंदिर बनने वाला है। फिर इधर मुझे आगरी कोली भवन मैंने बनवाया, भूमिपुत्र भवन उरण में मैंने बनवाया। तो ये सब काम वो लोग देखते थे। तो राष्ट्रवादी में आने में कुछ अपोजिशन आई? देखिए, मुझे अभी तक ऐसा लगा नहीं और मुझे लगता नहीं ऐसा होगा,
क्योंकि मैं खुद उनको सबको मिला है। पार्टी प्रेसिडेंट गावड़े साहब है, वो भी हमने एक साथ सभागृह में रह चुके हो। मेरा उनका परिचय वो गणेश श्री गणेश सोसाइटी जब बनी तो उनका चक्की का दुकान का उद्घाटन मेरे हाथ से था और मैं तब से वो मुझे जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। सिर्फ वो उसके बावजूद भी जो नगर सेवक जो राष्ट्रवादी में रुके हैं वो जानते हैं। फिर मैं जितेंद्र रावड़ साहब हम लोग साथ में यूथ कांग्रेस में काम करते थे। उसके बाद परांजपे साहब वो तो एमपी थे आके, वो भी मुझे नाम से जानते थे। तटकरे साहब जब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे रायगढ़ के, तब हम लोग नेरुल के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तब से उनका हमारा परिचय है। और ये सब शरद पवार साहब तो उसके उनका तो इसीलिए तो लोक नेता उनको बोलते हैं। उनको लोक नेता क्यों बोलते हैं? मैं जब नागपुर में हम लोग मोर्चा के लिए अनीस अहमद प्रेसिडेंट थे यूथ कांग्रेस के, तब हम गए थे। तब 95 में शायद शिवसेना का सरकार था, बीजेपी और शिवसेना को। मोर्चा में गए तो हमको बहुत पुलिस ने मारा था। मोर्चा में सबको बहुत सारे लोगों को मारा था, उसमें मुझे ज़्यादा मारा था। तो तब मैं जब हॉस्पिटलाइज हुआ तब मुझे पता चला कि शरद पवार साहब ने एमजीएम हॉस्पिटल में फ़ोन किया, ये लड़के का 1 रुपये बिल नहीं लेना है। तो उन्होंने 1 रुपये का बिल भी नहीं लिया और मुझे पूरा उधर ट्रीटमेंट दे दिया। मेरा ये उंगली दोनों अभी तक ऐसा है, उसको पुलिस ने मारा तो वो सीधी नहीं हुई। उसको सपोर्ट करके ऐसा जब सपोर्ट करता तो वैसा हो जाता है। बहुत मारा था, लेकिन पुलिस वाला तो उनका काम किया, हमने मार खाने का काम किया। मेरे मिसेज वो टाइम में बहुत अच्छा किस्सा है, बोले तो 5,000 रुपये हम प्लेन से गए थे और 5,000 रुपये प्लेन से खर्चा। बोला अच्छा हो गया, 10,000 रुपये खर्चा करके तो मार खाया है। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई देखो हम पार्टी के लिए मार खाया। वो उधर कांदा को भाव मिलना चाहिए, ऊस को भाव मिलना चाहिए, गन्ने को मिलना चाहिए और कांदा को प्याज को मिलना चाहिए, ये अनाज को बिल पैसा बढ़ के मिलना चाहिए। हमारे पास तो ज़मीनी सिड़कों ने पूरा ले लिया है, हमारा कुछ मतलब नहीं था। लेकिन एक यूथ कांग्रेस में काम करने के टाइम में हमें लगा कि भाई हम जाना चाहिए, हम गए। उसके बाद शरद पवार साहब इतने रुके नहीं हैं। मुझे घर पे मेरा लैंडलाइन पे उनका फ़ोन आया। ये बात 26 साल पुरानी है, मैंने अभी तक याद रखा है। तो मेरा एक दोस्त था पीडब्ल्यूडी में, वो क्लर्क काम करता था। तो उसने उसका फ़ोन उठाया और उन्होंने बोला, फ़ोन उठाया तो कौन बोलता है? मैं शरद पवार बोलता हूँ। तो वो तो एकदम ऐसा घबरा गया, शरद पवार साहब का कैसा फ़ोन आ सकता है। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन दिया, मैंने बोला नामदेव भगत बोलता है, कैसा है तू? तो उन्होंने बोला कैसा है? मैंने बोला मैं आपका फ़ोन और तबीयत कैसे है, कितना आपको मारा? मैं बोला आपका मार खाने से फ़ोन आता होगा, तो मैं 25 बार मार खाने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। इसका मतलब ये लोक नेता सही में शरद पवार है कि जो छोटा कार्यकर्ता को मार लगा है और उनकी तबीयत पूछने के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उनका मैं आभार मानता हूँ क्योंकि ऐसे लीडर के पार्टी में, भले मेरा जुना पार्टी में मुझे जाने की इच्छा था, नहीं जाने दिया, लेकिन वही पार्टी का जो बड़ा नेता है वो उनके पार्टी में मैं जा रहा हूँ, मुझे खुशी है। भगत साहब, राष्ट्रवादी में तो आप आ गए हैं, अजीत पवार साहब ने बहुत तारीफ़ भी की आपने जब प्रवेश किया, आपको स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया है आप। लेकिन नवी मुंबई पॉलिटिक्स से बहुत जुड़े हैं, कांग्रेस में जा रहे थे तो बात चल रही थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष नवी मुंबई के बनेंगे। राष्ट्रवादी में भी क्या आप राष्ट्रवादी में नवी मुंबई के अध्यक्ष बनने की कोई बात? देखिए, पोस्ट कोई बड़ी नहीं रहती, पोस्ट पे बैठने वाला आदमी बड़ा रहता है। आज आप बोलते हैं कि सेशन जो है, जो निवडणूक इंचार्ज जो इंडिया का, तब पता चला ये आचार संहिता क्या है। जो खैरनार महाराष्ट्र मुंबई महापालिका में अतिक्रमण में आ गया, तब पता चला कि अधिकारी क्या कर सकता है। देखो, मुझे अभी पार्टी ने वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र का बनाया, वो पोस्ट मायना नहीं रखते हैं। जो हमारे शरद पवार साहब है उनका जो दृष्टिकोण है, हमारे अजीत पवार साहब है उनका दृष्टिकोण है, जयंत पाटिल है उनका दृष्टिकोण है, हमारी सुप्रियाताई सुले उनका दृष्टिकोण कुछ है। अजीत पवार साहब का जो लड़का है उन्होंने खासदार की लड़ी, कुछ वोट से हार गया पार्थ पवार साहब, उनका जो ध्येय धोरण है हम लोग उसका पालन करने वाले हैं। मुझे पवार साहब ने और ये अजीत पवार साहब ने मुझे ताकत दी, तो मैं उनका जो दिल में है मुझे लेने का जो मकसद है,
वो मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। यानी अध्यक्ष पद का नहीं, अध्यक्ष पद का मैं देखो किसी को निकाल के अपने को बनना ये अच्छी बात नहीं है। और मैं तो अभी आया है, वो मेरा खुद का वैसा इच्छा नहीं है। भगत साहब, राष्ट्रवादी रूलिंग पार्टी नवी मुंबई की रही है, गणेश नायक साहब थे और पूरा वही कंट्रोल कर रहे थे। आपके प्रवेश के टाइम पे भी अजित पवार साहब ने भी कहा था कि भाई हमने पूरा उनको देखे रखा था और उस हिसाब से चल रहा था, लेकिन उनको लगा शायद सत्ता वहाँ आएगी इसलिए वो चले गए। उनके जाने के बाद एक वैक्यूम जैसा लगा कि शायद राष्ट्रवादी का अस्तित्व नहीं रहेगा नवी मुंबई में। हालांकि इलेक्शंस में जिस तरह से वोट्स मिले राष्ट्रवादी को, काफ़ी सरप्राइजिंग थे कि अच्छे खासे वोट्स मिले। बट लीडरशिप, जो लोकल लीडरशिप है, उसमें एक थोड़ा सा वैक्यूम जैसा लग रहा है। हाँ, अवार्ड साहब आ रहे हैं, शशिकांत शिंदे साहब आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा एक वैक्यूम जैसा लग रहा है। वो आप किस तरह से कवर करने का सोच? देखो, ये अभी हम कैसा बताएंगे, रणनीति है वो। मुझे अजित पवार साहब की ताकत और शरद पवार साहब की ताकत और जयंत पाटिल साहब का आशीर्वाद रहेगा और ये जितेंद्र आव्हाड साहब और इधर से तटकरे साहब, इन लोगों की ताकत मिलेगी तो मैं बताऊंगा आपको। देखो, मुझे कितना वोट मिला वो मायना रखता हूँ, लेकिन गणेश नायक साहब के सामने मैं चुनाव 2 बार लड़ा हूँ। संजू नायक के सामने मैं 1 बार महापौर का चुनाव लड़ा हूँ। मुझे लड़ाई में बिल्कुल घबराहट नहीं रहती। मैं किससे लड़ता हूँ वो नहीं है, मुझे लड़ना है। और मैं आपको बताता हूँ, ये सही वक्त है। नसीब से पहले, मतलब नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहला कुछ मिलता नहीं। अभी वो वक्त आया है और मुझे काम करने का मौका मिला है, तो मैं बराबर मौके का फ़ायदा ले लूँगा। तो राष्ट्रवादी को एक एमएलए एमपी कैंडिडेट भी मिला है, ऐसा लगता है? देखिए, ये पार्टी का मालिक कौन है? शरद पवार साहब है। वो किसको भी टिकट देवे, उसको चुन के लाने का जिम्मेदार हमारे जैसा कार्यकर्ता रहता है। वो किसका नंबर लगने वाला है वो उसकी नसीब की बात है, लेकिन वो जिसको चाहे उसको बनाने का काम हम लोग सब मिलके करेंगे। आपको मालूम है, मेरे घर में आगरी भी है, मेरा मिसेस और मैं खुद कोली है, और सिटी में मैं बहुत बार 15 साल सिटी में चुन के आता हूँ, तो मुझे सबका नॉलेज है और सब मुझे चाहते हैं। तो हम लोग बराबर कुछ जुगाड़ करेंगे। आपको मालूम है ना, अभी कोई भी ये क्या बोलता है उसको, तुम्हारा मैच चल रहा है IPL, उसमें कौन जीतता है कौन हारता है पता भी नहीं चलता है। वैसा कुछ होगा इस टाइम महापालिका में। भगत साहब, आप जैसा अभी कह रहे थे कि आपने पूरा अपने पॉलिटिकल करियर में गणेश नायक साहब के विरुद्ध आपने लड़ाई की है, उनके अगेंस्ट इलेक्शन तक गणेश नायक के साथ विरुद्ध में नहीं है। गणेश नायक साहब के उनके जो ध्येय धोरण है, देखो उनके पास आप देखेंगे तो मेरे ऊपर भी केस हुआ है, लेकिन मेरा जानबूझ के नाम डालते थे, कोर्ट मुझे छोड़ते थे। मुझे अरेस्ट भी नहीं किया, लास्ट टाइम में भी नहीं किया, उसके पहले भी नहीं किया, क्योंकि वो इन लोग ही नाम बताते, मतलब कौन मालूम नहीं। मेरे दोनों बच्चे घर पे थे, उनके नाम पे भी केस डाले थे, वो तो केस होता। लेकिन सब लोग उनके जगह जो है, अभी बीजेपी का तुमने आपने बात सब जगह देखा है कि वो जब उनके पार्टी में नहीं तो ये गुंडा है, मवाली है, चोर है, लफंगा है, आमका है, ऐसा बोलते थे। और वॉशिंग मशीन जैसा इनके पास आ गया तो एकदम पवित्र हो जाते। हम बोलते कि जो चीज़ आज बीजेपी में ये लोग सब चले गए, तो JS पाटिल जैसा सच्चा कार्यकर्ता या रुका, गावड़े साहब उनकी लड़की या रुकी, दिव्या गायकवाड़ वो रुकी है, ये सुतार संदीप सुतार और सलूजा सुतार और बोराडे, ऐसे बहुत सारी, अपना जू गाँव की उनका नाम मैं भूल गया, जू गाँव में रहती है, उनका वो भी रुकी है। तो ये सब चीज़ है ना, तो सब लोग स्वार्थी लोग जो बोलता है ना, स्वार्थी बोल सकता है अपन। देखो, मैं भी पार्टी चेंज किया, मेरा स्वार्थ क्या था, मुझे काम करना है, मुझे कोई पोस्ट मिलना ऐसा नहीं है। मैं काम करने के लिए किधर भी काम करना है, पार्टी कोई गलत नहीं, पार्टी के लोग अच्छे बुरे हैं। तो मुझे जिधर जिधर मिला लगा काम करने का तो मैं गया। और मुझे इस टाइम मुझे लगता है कि जो लोग उनके साथ हैं, जो हमारे साथ में अभी रहे हैं और हम लाने वाले हैं, मैं देखो भूकंप करने वाला है, आपको मालूम पड़ेगा कि और कितने नगर सेवक छोड़ के आएंगे। अभी कुछ नहीं बोलता हो, कहाँ से आएंगे? बीजेपी से, कांग्रेस से? देखो, हमारा अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस, मैं अभी वो पार्टी में, कांग्रेस है उसमें हमारा अलायंस है,
शिवसेना हमारा अलायंस है, तो हम लोग घर में नहीं गड़बड़ करेंगे। नहीं, पर आपके कांग्रेस में भी काफ़ी दोस्त हैं, वो भी आपके साथ राष्ट्रवादी में वापस देखिए वो खुश नहीं है, तो मैं उनको बोलूँगा 3 लोगों का कांग्रेस नहीं है, कोई पार्टी के ये लोग मालिक नहीं, वो तुम रहो। जैसे सोनिया गांधी बोलते तुम्हारा भी वक्त आएगा, तो उनका भी वक्त आएगा। अभी अध्यक्ष भी अभी नया बनने वाला है, वो भी अध्यक्ष अभी ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं कि मैं बनाऊंगा, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये बनना चाहिए वही बनेगा। कांग्रेस यस। तो भगत साहब, कांग्रेस का अध्यक्ष आप बनाने की बात कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग और बात है कि जो मैं बोल रहा था कि गणेश नायक, संदीप नायक ये छोड़ के गए पार्टी बीजेपी में, लगातार सुनने में आता रहता है कि वो फिर से राष्ट्रवादी में वापस आना चाहते हैं। कभी सुनने में आता है कोई मीटिंग हुई है, कभी सुनने में आता है कि मिनिस्ट्री की वजह से रुक गई है बात। ऑफकोर्स वो डिनाई करते हैं इसको, बट ये चर्चा लगातार रहती है कि वो बीजेपी में खुश नहीं है, वापस आना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, वापस आते हैं, तो आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, शरद पवार साहब किसको भी लेवे, हम उनको साथ वो आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। जो अच्छा ही है उसके साथ में जुड़ेंगे, जो गलत बात है हम उनको कहेंगे। और मुझे लगता नहीं वो लोग आएंगे करके, क्योंकि उनको, मुझे लगता नहीं ऐसा अच्छे लोगों के साथ में उनको रहने का, उनको आते तो उनका स्वागत है, और उनके वो सीनियर है, उनके अंडर काम करने के लिए। आप पार्टी को क्या करेंगे? जैसे आप बता रहे हैं कि पार्टी के काफ़ी डिसीजन अब आप लेने वाले हैं, यहाँ से नवी मुंबई लेवल से आपको ऑफकोर्स पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? उनको लेने के लिए तो हमारा मना नहीं रहेगा। मैं तो बूथ के साथ में भी रात को जिधर क्रेमेटोरियम है उधर उनके साथ में रात बिताने के लिए तैयार है। हमें क्या जरूरत है, हमको क्या डरने का है? देखो, जो आदमी कर्तृत्ववान होता है वो डरता नहीं है, जो कर्तव्य शून्य रहता है उसको डर रहता है। हम तो हमारा जिधर जाते हैं हमारा राज्य बनाते हैं, हम हमारा काम करते हैं, हमारा कोशिश करते। देखो, मंदिर का प्लॉट 12 साल सिडको में मंजूर होने के पोखे पड़ा था, वो देने के लिए हमको 12 साल मतलब एक तप राह देखना पड़ा। वो भी हमारे जैसे मुख्यमंत्री साहब, उनका देवी जो है एक्यूरा माता, उनका देवता है, और पूरा महाराष्ट्र का देवता जो खंडोबा है, वो प्लॉट रोक के रखा था। अभी मैं गया हमारे नाना पटोले साहब के पास, तब उनको मैंने ऐसा ही बोला, उनका मैं बहुत आदर के साथ आभार मानता हूँ। उन्होंने एमडी को फ़ोन किया कि नामदेव भगत आएगा, उनका कुछ काम है, आप मंदिर का करो। फिर विलासराव देशमुख साहब के लड़के के पास गया, उनको तो मैं भगवान मानता हूँ विलासराव देशमुख साहब को, तो उनके पास गया तो उन्होंने भी एमडी साहब को फ़ोन किया कि भाई देखो, कानूनी कुछ अड़चन नहीं तो आप दे दो। और सच में कानूनी कुछ नहीं था, और 2000 मीटर का प्लॉट आज एक्यूरा खंडोबा मंदिर के लिए, वो भी पारसी घिल पे, वो भी भगवान उधर बैठने वाले हैं, तो लोग उधर से महापौर बंगले पे जाएंगे तो मैं दुखूंगा उनको। भगवान तो जाएगा, मुझे लगता नहीं कि महापौर बनते बनते आप रह गए थे कुछ सालों पहले। भगत साहब, आखिर में जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब आप राष्ट्रवादी में आ गए हैं और काम करना चाहते हैं, आखिर में क्या काम फिलहाल करना चाहते हैं नवी मुंबई से और पार्टी को, क्योंकि इलेक्शंस थोड़ा डिले हो गए हैं लेकिन आएंगे, ओवरऑल किस तरह से आप आगे देखें? देखिए, 5 साल जो रहता है ना कि बारिश के पहले, जब बारिश जाती है और बारिश आती है, उसके पहले में सब चीज़ करना पड़ती है। लेकिन जब बारिश आने वाली, इलेक्शन आने वाला है, तो हम लोग वैसे हिसाब से करेंगे। जेसीपी लगता है तो जेसीपी लेंगे, ट्रैक्टर लगता है तो ट्रैक्टर ले लेंगे, कुछ और मशीन कुछ लाना है तो करेंगे। मुझे लगता है इस टाइम में नवंबर में अभी सीट हमको 20 मिली, 22 मिली, तो हम कितने चुन के लाएंगे? सबके सब लाएंगे तो भी 22 लाएंगे। हम नहीं बोल सकते 60 लेके आएंगे, लेकिन आगाड़ी नहीं हुई। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि वो मेरा अधिकार नहीं, वरिष्ठ लोगों का अधिकार है। आगाड़ी नहीं हुई तो मुझे, मेरा जो टैलेंट है, मेरा जो इच्छा है, वो हिसाब से मैं बताऊंगा कि कितना हम चुन के ला सकते हैं। कितना ला सकते हैं? देखो, आप देखते रहो, आप आपके टीवी चैनल पे बैठे बैठे पूछते रहेंगे, अरे यार राष्ट्रवादी के कैंडिडेट इतने वोट से आगे है, ऐसा वो दिन का राह देखेंगे अपन। चलिए भगत साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक नई इनिंग्स आपकी शुरू हुई है राष्ट्रवादी में,
और बहुत जोश से आपने शुरुआत की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि मेरा किसी से परेशानी नहीं है, मेरा किसी को दुश्मनी नहीं है। नाइक साहब होने दो, जिनका नाम ले लेना चाहता हो उनको आमदार होने दो, या कोई भी होने दो, कोई पार्टी होने दो, मेरा किसी से पंगा नहीं और किसी झगड़ा नहीं। मैं चाहता हूँ जो मेरे अच्छे गुण हैं उसकी कदर करो, बुरे गुण हैं वो लोगों के सामने लाके हमको सीख दे दो कि भाई ये तुम सुधारो। लेकिन मेरा जितना अच्छा काम है वो छोड़ के मेरे ऊपर ब्लेम लगा है, वही लोगों को दिखा के नामदेव भगत कितना ख़राब है, नामदेव भगत ऐसा है वैसा है। जो मैं सच्चाई है वो दिखाओ। इतने बच्चे लोग को 2000 बच्चे लोग को पढ़ा था वो लॉकडाउन कार्यक्रम में। मैंने कम से कम 30 लाख रुपए का मेरा ट्रस्ट और मेरा घर का पैसा उतना लगाया है। 10,000 के ऊपर लोगों को खाना खिलाया। ये लोग कोई कुछ नहीं बोलता है। ये 2 साल पहले का जो बात हुई थी, एक तो ऐसा पत्रकार है उनको अब मैं मुझे लगता है ऐसा कि केस करे, लेकिन अपन सोचता है कि उन्होंने गलत किया, अपन क्यों करना है। लेकिन कितने बार सुनने का। अभी मुझे कोई पार्टी को पोस्ट मिल रहा है तो वो गलत कुछ छाप के लाने का, इधर से नहीं होता है तो पुणे से, ये गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया भगत साहब आपका समय देने का। नामदेव भगत एक नई इनिंग्स शुरू करते हुए और काफ़ी अग्रेसिव मूड में कि अब उनको कुछ ज़बरदस्त कर दिखाना है राष्ट्रवादी के लिए और चुनाव टारगेट है। इस हफ्ते ख़ास मेहमान में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।